नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र और आप देख रहे हैं द डॉक्टर शैलेंद्र शो। सच तो सच है। साथियों, आज की इस कड़ी में आपको मिलाते हैं भारतीय पुलिस सेवा के आईपीएस अधिकारी जो कि मध्य प्रदेश के डीजीपी थे। हमारे साथ आज स्वतंत्र भारत के वर्ष 1954 बैच के आईपीएस अधिकारी पूर्व डीजीपी श्री शिव मोहन सिंह जी हैं, जिनका मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत करता हूँ। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करते हैं जीवन के उन अनछुए पहलुओं को जिन्हें केवल आपने महसूस किया है। आपने गुलामी का दमन भी देखा है और आज़ादी के बाद का सफ़र भी देखा है। इससे पहले कि हम बात करें, आप अपने परिवार, गांव और शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? हम प्रतापगढ़ जिला सतना तहसील अमरपाटन के रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं। और वहाँ पहले हमने प्राइमरी शिक्षा अमरपाटन में प्राप्त की। उसके बाद हम ग्वालियर चले गए। हमारे भाई साहब वहाँ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे, लाल हरदस सिंह, उनके पास रह करके हमने गोरखी स्कूल ग्वालियर में 8वीं तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद रीवा आ गए और मार्तंड स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। समय फिर हम दरबार कॉलेज में आए और बीएससी पास करने के बाद पुलिस सेवा में आ गए और तब से 1986 तक पुलिस सेवा में रहे आए। सर, आपने वर्ष 1949 में जब की आज़ादी के बाद राज्य प्रशासनिक सेवा में आए, तब आपने कैसा अनुभव किया? पुलिस में मैं जो उस वक़्त रीवा स्टेट सर्विस थी और रीवा स्टेट एक अच्छे प्रशासन के लिए जानी जाती थी और यहाँ पर एमपी सीपीएन बरार का पुलिस रेगुलेशन लागू था। उसी के हिसाब से, उसी के अनुकूल यहाँ पुलिस की कार्य प्रणाली चलती थी। और उस समय पब्लिक में यहाँ पर कई स्टेटें थी जिसमें छोटी बड़ी सब मिला करके उन सब स्टेटों का एक रेगुलेशन बना और उसी से कार्य संचालन होता रहा। जब आपने सर्विस ज्वाइन किया तब आपको कैसा लगा? हमको उस समय पुलिस की सेवा बहुत रिस्पेक्टेबल या वंदनीय नहीं मानी जाती थी। तो हमारे पिताजी इससे बहुत खुश नहीं थे क्योंकि ज़्यादातर इस समय पुलिस एक दमनकारी यंत्र माना जाता था। पर धीरे धीरे जैसे समय गुजरा उससे हम भी परिचित हो गए और वो भी परिचित हो गए। पर ये बात कहने के लिए है कि पहले एक सिपाही अगर गांव में चला जाता है पूरे गांव को बांध करके ले आता था। लेकिन ऐसा अब नहीं है। अब पुलिस पार्टी पर अटैक होता है तो बहुत फर्क आ गया मानसिकता में, जनता के, पुलिस के। और आज की जो परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल पुलिस काम कर रही है। सर, अगर बात करें तो आपने अंग्रेजों की दास्ता का दौर भी देखा है। हाँ, वो भी देखा। हमारे ऑफिसर जो थे वो यूपी और सीपीएन बरार से ही ज़्यादा आते थे। उन्होंने ब्रिटिश रिजीम में काम किया था। उनका जो काम करने का तरीका था
वो वही पुराना था जी जी जो कि ब्रिटिश राज में हुआ करता था। जी जी। सर, जब आप 1954 1954 में आईपीएस के रूप में आपका प्रमोशन हुआ, तो उस समय आपकी प्राथमिकताएं क्या रहीं? तब उस वक्त मैं नागालैंड में पोस्टेड था और ये सन 60 की बात है। जी जी सन 60 में मतलब रेगुलर जो हमारा अपॉइंटमेंट हुआ वो 54 से माना गया, लेकिन हम लिस्ट में सन 60 में आए। जी पर जब से हम कार्डर पोस्ट के अगेंस्ट ऑफिशिएट करते थे तब से हमारी सीनियरिटी 54 बनाई गई। जी जी। सर, आपने प्रदेश की पुलिस व्यवस्था की कमान संभाली जब, तब उस समय दस्यु डकैतों का काफ़ी घमासान चल रहा था और चंबल में गोलियां गूंज रही थी, तब आपने भी काफ़ी कड़े कदम उठाए। छतरपुर में पहली पोस्टिंग हमारी हुई, जी जी जो कि विंध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जी जी और जिला था। वहाँ हमारी पोस्टिंग हुई और उस वक़्त वहाँ 72 गैंग ऑपरेट करते थे। जी जी महीने में एक आध बार पुलिस की मुठभेड़ हो जाती थी, जी कई सिपाही मारे गए। और इस दौर में मैं वहाँ सन 60 तक पोस्टेड रहा जी और यही दौर डकैती का बाद तक चलता रहा। सन 60 में मैं भिंड में जी पोस्ट हुआ और मुझे एक सेक्टर के चार्ज मिला और उसके बाद ही मैं नागालैंड मेरी पोस्टिंग हो गई, जी क्योंकि नागालैंड में काफ़ी उपद्रव था जी जी और नागा जो आतंकवादी थे वो 100 150 के गिरोह में घूमते थे और हम लोग जब गए तो महीने में 1-2 दिन अवश्य पुलिस पोस्ट पर फायरिंग होती थी। जी जी तो ये माजरा चलता रहा। सर। फिर इसके बाद मैं वहाँ से आया, एसपी जबलपुर, एडिशनल एसपी जबलपुर हुआ। फिर उसके बाद मुझे कश्मीर जाने का मौका मिला। जी जी मैं जाने मौका क्या मिला, होम मिनिस्ट्री से आदेश आए कि कोई ऑफिसर जिसने आर्मी के साथ काम किया हो जी उसको यहाँ भेजा जाए श्रीनगर। जी जी श्रीनगर में उस टाइम ये मुजाहिदीन ये चारों तरफ से श्रीनगर को घेरे हुए थे। जी जी ऐसे जहाँ मैं 7 बरस रहा। सर। उसके बाद मैं एसपी सागर रहा, सागर 2 साल रहा, फिर डीआईजी जबलपुर पोस्ट हुआ। तो इस तरह से इसके बाद जबलपुर से मेरी पोस्टिंग दिल्ली हुई। सर। मैं डीआईजी CISS सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में। जो आपने सेना के साथ काम किया था, मिलिट्री के साथ, उस समय का कोई एक्सपीरियंस? आर्मी के साथ काम करने में खाना पीना और तर्ज तरीका ट्रेनिंग वो उसी लेवल पर वो ले आने की कोशिश करते थे। जी जी और हम लोगों को भी वो सब जो वहाँ के लिए जरूरी ट्रेनिंग थी वो दी जाती थी। जी जी और फिर नागा के खिलाफ जो सड़क जहाँ से आर्मी की कानवाई चलती थी जी उस पर नागा लोग फायर करते थे, तो बीच बीच में हमारी पुलिस की पोस्ट थी जी और वो
जो है सुबह जा करके पूरा चेक करती थी कि कहीं यहाँ पर नागा तो नहीं छिपे हैं जो छुप कर घात लगा करके आर्मी पेट्रोल पर फायर करें। तो वो काम हम लोगों ने बाखूबी किया। तो एक बार जब हम लोग जा रहे थे जी तब नागर ने छुप कर फायरिंग किया, उसमें लोग हमारे घायल भी हुए और लेकिन विशेष नुकसान हम लोगों को नहीं पहुंचा पाए। सर इस दौरान कोई अनुभव आपके साथ रहा हो? अब अनुभव तो बहुत से थे, पर इन शॉर्ट ये कहें कि जो छिपने की जगह है वो बहुत बारीकी से पहले से जा करके हम लोग रेकी करते थे। जी जी। और रेकी करना चाहिए चारों तरफ, जहाँ से हमारे ऊपर फायर हो सकता है उस चीज़ उसको ध्यान से देखना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। छोटी छोटी टुकड़ी में आगे जाना चाहिए, पूरा एक साथ नहीं हुआ, क्योंकि अगर फंस गए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाए। इससे अगर नुकसान हो तो छोटी टुकड़ी का नुकसान हो, इस तरह का कार्यशैली हम लोग करते रहे। और जो नागा गाँव में आकर के आसाम में लूटते थे गांव वालों को, वो उनको रोकने में कामयाब हुए। जी सर, हम एक बार फिर से आपको मध्य प्रदेश की ओर लेकर आते हैं। हाँ जी। आप जब दस्युओं का या डकैतों का आतंक था उस समय आपने एक कदम उठाया और उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया था। देखिए, मैंने क्या, ये तो शासन की नीति थी और तहसीलदार सिंह जो मानसिंह गैंग के डकैत थे जी और मानसिंह के सबसे बड़े पुत्र थे, जब वो जेल से छूट करके आए तो उन्होंने विनोबा जी के अप्रोच किया और उनसे आग्रह किया कि आप डाकुओं को हाजिर कराइए और जिससे खून खराबा और लोगों की मौत न हो और ये समस्या का निदान कहीं ना कहीं खोजा जाए। तब विनोबा जी आए जी। और विनोबा जी ने यात्रा की और उसमें ये डकैत मानसिंह गैंग के 15-16 जो खूंखार डकैत थे वो सरेंडर हुए। मानसिंह पहले मारे गए थे जी। और तहसीलदार सिंह का उसमें बड़ा योगदान था और उन्होंने प्रयास करके सब डकैतों को हाजिर कराया। जो कुछ रह गए थे वो पुलिस की गोली से मारे गए, लेकिन वो भूमि ऐसी है कि वहाँ का आदमी जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग, तगड़ा, शारीरिक जो उसकी संरचना है, पानी का भी असर है और बेहड़ है। बेहड़ उनको कहते हैं जो नदी नाले के उससे वो बन जाते हैं। जी, कटाव से। हाँ, कटाव से। तो वो उस कटाव से जो जमीन खाली हो जाती है वो उनके छिपने की बहुत माकूल जगह होती है। और इसमें हम लोग जब जाते थे तो उसी बेहड़ से हमको भी चलना उनको भी चलना। कई बार मुठभेड़ भी हुई जी। लेकिन मानसिंह कहा करते थे, एक बार का वाकया है कि मैं भिंड में उस वक्त पोस्टेड था सर। तो हम लोग रात में
जीप से जा रहे थे, तो उनके और गैंग वालों ने कहा कि पुलिस पार्टी जा रही है, इसको पत्थर रख दो सड़क पर जी, और जब ये करेंगे तो हम अटैक कर देंगे। अटैक करेंगे और इनकी राइफलें छीन जी लेंगे। जी मान सिंह ने कहा कि जब वो सरेंडर हुए थे तब ये बातें निकल करके आई। जी जी उन्होंने कहा देखो, हमारा काम है भागना और पुलिस का काम है पीछा करना। जी तुम मार दोगे 4 पुलिस वालों को, कल 40 यहाँ पोस्ट हो जाएंगे। जी तो ये बेवकूफ़ी मत करो और किसी को मारना नहीं ना। और ठीक है, उनका जो काम वो करें। और मान सिंह बहुत ही एक कहना चाहिए सोच सोच समझ कर काम करने वाले 10 गिरोह में से थे। जी एक बार उन्होंने एक दीक्षित सब इंस्पेक्टर थे, पूरा नाम मुझे अब याद नहीं, जी वो जा रहे थे 2-3 सिपाहियों को लेके, तो उन्होंने पकड़ लिया। इनका गिरोह करीब 30 आदमियों का था, घेर के पकड़ लिया और उनको इतना बालू में गाड़ दिया, अच्छा, गले तक जो है। गले तक गाड़ दिया उसमें बालू। कहने लगे यहाँ निशाना लगाओ। अच्छा, माथे पे। हाँ। तो उनके गैंग वालों ने ये सब किया तो मान सिंह के पास खबर गई, वो थानेदार को पकड़ लिया। वो वहाँ से मना किया उन्होंने और बुलवाया और रिवॉल्वर वगैरह छीन लिया था, वो वापस कराया और कहा कि लो 100 रुपया लो पंडित जी, जाओ अब यहाँ अकेले अकेले मत आना। तो उसने छोड़ दिया, जी जी नहीं मारा। मतलब कहने का ये मतलब कि वो अपनी सीमा जानते थे कि किस तरह से हमको करना है। और यही कारण है कि वो 40 वर्ष के उम्र में फरार हुए थे और 62 वर्ष की उम्र में मारे गए। जी तो इतना जनता को वो इधर लूटते थे, उधर कोई आदमी पहुंच गया कि महाराज हमें लड़की को ब्याह करना है, जी तो उन्होंने कहा लो 5,000 रुपया। उस जमाने में 5,000 रुपया बहुत बड़ी चीज़ होती थी। और घोड़े अच्छे खरीद के दे दिए गांव वालों को, किसी को। अब वो उस जमाने में घोड़े का तो बड़ा भारी क्रेज होता था और इज्जत भी थी। तो वो जब पुलिस की कोई इंफॉर्मेशन हो, वो घोड़े से सपाटे से जा करके गैंग को इत्तला कर दे कि इधर से पुलिस का मूवमेंट हो रहा है। तो वो एक दाएं बाएं हो जाते थे। तो इस तरह से मान सिंह ने गैंग को पब्लिक के कोऑपरेशन से अपनी दस्तिक जीवन काटा। और यही कारण था कि उनकी खबर बहुत कम मिलती थी मूवमेंट की। और ये करीब करीब ये प्रणाली बुंदेलखंड के डकैतों ने भी अपने कार्यशैली में जोड़ी, लेकिन उतने इफेक्टिव ये या उतने लिबरल ये लोग, ये क्रूर ज़्यादा हुए। फिर बाद में फूलन देवी हुई, ये काफ़ी क्रूर थी जी। और ये अपने बहामी केस हुआ था जिसमें 16-17 आदमियों को खड़े करके गोली मार दी थी। जी। तो ये लोग बाद में बड़े क्रूर डकैत हुए। और मान सिंह के ज़माने में कभी किसी लड़की को न छेड़छाड़ करना, औरतों को छेड़ना नहीं। इस तरह से एक बार एक गांव में डकैती की तो वहाँ की लड़की ब्याही थी, इनके गांव की लड़की उस गांव में ब्याही थी। जी। तो मान सिंह ने
जब वो तो हाथ जोड़ के खड़ी हुई, कह ले दाऊ हम आपके गांव के हमारी लूटे गए, तो उन्होंने जितना जेवर एवर लूटा था, जितना पैसा था सब वापस कर दिया। तो वो उनके कार्य करने का ढंग दूसरा था। फिर जैसे जैसे नीचे इनकी प्रणाली नीचे आती गई, इनकी धारा नीचे आई, तो फिर ये बड़े क्रूर हो गए बहुत। जैसे गब्बर सिंह वगैरह जबान काट लिया, हाथ फोड़ लिया, ये इस तरह की ये बाद की परिपाटी है। लेकिन पहले उन्होंने ऐसी क्रूरता नहीं देखी। मतलब उन्होंने सिद्धांतों को लेकर भी काम किया। हाँ, वो देयर वाज ऑनेस्टी इन डिसऑनेस्ट पर्सन, ये बात कही जाती है। सर कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई एक यादगार पल होता है, और जब हम उसे याद करते हैं तो आंखों में एक चमक आ जाती है। आपके भी जीवन का कोई ऐसा पल? जैसे अब मेरे उसमें तो राजनीतिक जीवन भी रहा, मैं MLA रहा मैं 98 से 2003 तक। पुलिस अफसर भी रहा, डकैतों के साथ संघर्ष का भी रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव भी रहा, फिर बाद में पॉलिटिकल भी रहा। मैं CID में भी पोस्टेड रहा, मैं आर्म पुलिस में भी रहा, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में भी रहा। तो इनके अलग अलग परिपाटी थी और पटाक्ष अलग अलग था। आपका कोई संघर्ष? संघर्ष देखिए, हमारा जब हम नागालैंड में थे तो हम लोग आर्मी के प्रोटेक्शन में जा रहे थे। वो शाम वक्त का वक्त था, करीब वहाँ जल्दी सूर्यास्त होता है नागालैंड में, और जल्दी उदय होता है। 4 बजे की बात थी। तो नागाज में करीब 150 उन्होंने अटैक कर दिया आर्मी के कार्रवाई में। उसमें करीब गोरखा रेजिमेंट का, उसमें करीब 14-15 आदमी मारे गए और सभी फंस गए थे उसमें। चारों तरफ से रात भर गोली चलती रही। फिर आर्मी ने हेडक्वार्टर को अपने वो बताया कि ऐसे, तो बड़े सवेरे उन्होंने अपनी फोर्स और रीइंफोर्समेंट भेजा और हेलीकॉप्टर से ऊपर से देखने की कोशिश की, तो वो फिर भाग गए नागा को। पर उस रात में जो ठंड का मौसम था, लेकिन पूरा पसीना पसीना सबके आ रहा था कि किसको गोली लगती है, किसको नहीं लगती। तो हर गोली की आवाज में कुछ न कुछ डर होना रहता था। हाँ, वो तो ऐसा दिवाली के सरी का पटाखा चारों तरफ इधर भी उधर से चल रहा था। घंटों चला, फिर थोड़ा थोड़ा रुक रुक के कहीं इधर कहीं उधर। तो एक वो थ्रिल थी जी। और खुशी की बात ये थी कि जब हम लोगों को कोई बड़ी कामयाबी मिली, जैसे मलखान जी का अर्जुन सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, जब उन्होंने सरेंडर हुआ जी, उन्होंने सरेंडर किया था, मलखान सिंह सरेंडर किया, तो सब इन कार्रवाई में जितना हम लोगों का एफर्ट था, जो हमारी कार्य क्षेत्र में जो कामयाबी मिली जी, उससे बहुत खुशी होती थी। और हालांकि उनको जेल जाना पड़ता था, लेकिन हमको चूँकि हमारी प्रोफेशनल एफिशिएंसी को एक प्रमोशन मिलता था, तो उससे खुशी होती थी। यही वहाँ समझ लीजिए। फिर
अर्जुन सिंह जी के साथ मैं पंजाब में रहा। सर आप डीजीपी भी थे हाँ पुलिस प्रशासन में, हाँ और उसके बाद फिर प्रशासन में जब आए हाँ। एमएलए बन करके, हाँ तो इस दौरान कोई आपकी ऐसी इच्छा जो आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए? हाँ, ये बहुत मूलभूत प्रश्न है। मुझे एक बात का जरूर वो लगा कि विंध्य प्रदेश जो खत्म हुआ जी तब सुशील चंद्र वर्मा जो चीफ सेक्रेटरी थे, वो बाद में मेंबर पार्लियामेंट हुए। उन्होंने कहा था कि जब छत्तीसगढ़ बना तो उन्होंने कहा कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टेट विंध्य प्रदेश उसको तोड़ दिया गया, और अब छत्तीसगढ़ को बनाने की कौन सा औचित्य आ गया, मेरे समझ में नहीं आया। जी। तो मैंने विंध्य प्रदेश बनाने का प्रस्ताव विधानसभा में रखा, और वो चूंकि छत्तीसगढ़ वाले जा रहे थे उनका भी, तो सर्वसम्मति से वो सेपरेट विंध्य प्रदेश का अस्तित्व लाने का एक बिल पास हो गया। वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा। और फिर बाण सागर बन रहा था, तो उसके लिए जितना मुझसे हो सका प्रयास, और कहते थे इरिगेशन मिनिस्टर की, जब मैं जाता हूँ तो आपकी चिट्ठी एक जो मेरी टेबल पर पड़ी रहती है बाण सागर के, वो कुछ ऐसे अवरोध आ गए थे कि जो एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को ठेका मिल गया जो काम कर ही नहीं सकता था। फिर बाद में दिग्विजय सिंह ने उसका टर्मिनेट किया कॉन्ट्रैक्ट में, वो कोर्ट में गया, ऐसे 2-3 साल लग गए, तो बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, तो उनको श्रेय मिला बाण सागर और पूरा करने का। सर आपने पूर्व की पुलिस व्यवस्था देखी और वर्तमान की भी पुलिस व्यवस्था देखी, और इस स्थिति में आप पुलिस को क्या संदेश देना चाहते? संदेश हम तो यही देना चाहते हैं कि जो हमारा मोटो है लॉयल्टी एंड सर्विस, इसके साथ चिपक के चलना चाहिए, और ओवर इंथुजियाज्म में कोई ऐसे काम गलत नहीं कर देना चाहिए कि जिससे कि कानून के हम बाहर दायरे में चले जाएं, क्योंकि उससे आज बड़े बड़े डीजीपी और बंजारा सरीके सब जेल में 6-6 साल थे। तो इसके लिए बचना चाहिए, और जो नियम कानून कहते हैं, अब समाज नहीं चाहता वो, तो हम क्यों अपने हाथ जला। जी। अब पहले तो आदमी डंडा भी लगा देता था, और अब जो आपको जाकर मजिस्ट्रेट के सामने कहेगा कि साहब हमको डंडा मारा है, तो वो तुरंत मेडिकल के लिए भेज देगा, अगर कोई निशान है केस रजिस्टर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति क्यों ले आना? जो आज का समाज, आज का तंत्र और जो सीमाएं बांधी गई हैं, उसी के अनुकूल काम करना चाहिए। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा सबको, कोई आज बचा नहीं सकता है कि अगर ये चाहेगी। और पहले जो था शासन एक एकाकी था, एक चीफ मिनिस्टर भी चाहे वो कुछ भी कर सकता था। आज उसके हाथ में नहीं, आधे चीफ एमएलए इस तरफ है, आधे इस तरफ। जो हमारे इस कार्यक्रम को दर्शक देख रहे हैं, हाँ, और आपको सुन रहे हैं, हाँ, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए कहूँगा कि आज वो
इन सब चीज़ों के लिए जो दूसरे की पीड़ा है, इसके लिए उनको सेंसिटिव होना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। जब इतना माध्यम आज मीडिया का, प्रिंट मीडिया और दूसरे सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन हैं, तो उनका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। साथियों, हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे बीच द डॉक्टर शैलेंद्र शो सच तो सच है में स्वतंत्र भारत के वर्ष 1954 के बैच के आईपीएस अधिकारी पूर्व डीजीपी शिव मोहन सिंह जी ने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए आप सभी की ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच तो सच है में बस आज इतना ही। पुनः आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।